Hello, students. So, I am here back with a new chapter Control and Coordination. सो कंट्रोल होता है आपके बस में और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ तालमेल. सो कोऑर्डिनेशन इज व्हाट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इट इज़ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स कि हमारे शरीर की जितनी भी ऑर्गन्स हैं ना वो सिस्टमैटिक मैनर में एक दूसरे के साथ काम करती हैं so as to produce proper reaction to the stimulus. मतलब इनका काम कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमें स्टिमुलस मिलता है ना उसके हिसाब से उसका आंसर देती है हमारा शरीर के ऑर्गन्स. दैट इज व्हाट स्टिमुलस क्या है. अब इट इज़ द चेंज इन एक्सटर्नल एंड internal environment of an organism that initiates response in an organism. इसका मतलब देखो बच्चों, आपके सामने कुछ एकदम से कुछ अलग सी नई सी चीज़ आती है, आप एकदम आंखें बंद कर देते हो तो वो एकदम से जो चीज़ का आना, वो चीज़ कोई लाइट का हो सकती है रे, या किसी ने एकदम से ज़ोर से कोई चीज़ फेंक दी हो, मतलब कुछ भी, चाहे वो एक्सटर्नल या आपको कुछ फील होता है और आप एकदम से अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, तो वो जो आपका एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ भी चीज़ आती है जिसकी वजह से आप कुछ बदलाव करते हो अपने अंदर, वो है स्टिमुलस. एंड इट कैन बी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है. ठीक है. नाउ अब इसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मैसेज जो कन्वे करेगा, मैसेज होता है कन्वे इस यूनिट से, और वो क्या है न्यूरॉन, मतलब हमारा नर्व सेल. जो नर्व सेल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूरॉन. और ये क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. कि ये जो नर्व सेल होते हैं ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ मैसेज, कि एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज को लेके जा रहा है वो है हमारा नर्व सेल. अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं. देखो, ये है आपकी सेल बॉडी जिसको साइटोन भी कहते हैं, और इसके साथ ये छोटे छोटे ब्लू कलर के जो हैं इनको बोला हमने डेंड्राइट्स. और फिर सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर डेंड्राइट से एक लंबा सा धागे की तरह स्ट्रक्चर गया जिसको हमने बोला एक्सॉन, और फाइनली है नर्व एंडिंग. अब होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में ये जो डेंड्राइड है ना ये मैसेज को लेता है. सबसे पहले जो मैसेज किसके पास आएगा, डेंड्राइड के पास. फिर डेंड्राइड इस मैसेज को लेके साइटोन के पास देगा, फिर साइटोन एक्सॉन के पास देगा, और एक्सॉन इसको कन्वे करेगा नर्व एंडिंग पे, और यहाँ नर्व एंडिंग पे एक और नर्व सेल प्रेजेंट होगा, और वो नर्व सेल यहाँ से मैसेज को लेके आपके अगले वाले नर्व सेल में दे देगा. तो ये इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक आपका मैसेज कन्वे होता है और कंडक्ट होता है. तो फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन क्या है, वो ऐसे है कि इंफॉर्मेशंस जो होती हैं हमारी, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, दीज इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर होता है लेने वाले. अब नर्व सेल में रिसेप्टर मैंने क्या बोलता, ले लिया कहाँ से मैसेज को, डेंड्राइड ने. तो रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप, मतलब डेंड्राइड के टॉप पे जो बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे मैसेज लेता है नर्व सेल, एंड ऑफ द नर्व सेल एज केमिकल रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो मैसेज कन्वे होगा जब नर्व सेल के अंदर है तो वो कौन सा है, केमिकल फॉर्म में है. यहाँ पे मैसेज आया केमिकल के फॉर्म में. अब जैसे ही उसने नर्व सेल में मैसेज को ले लिया ना,
तब वो केमिकल नहीं है। फिर इस केमिकल रिएक्शन ने क्रिएट किया है कौन सा वाला, इलेक्ट्रिकल मैसेज। मतलब केमिकल मैसेज ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट किया है। ठीक है। नाउ अगर मैं इसका कंडक्शन देखूं तो कंडक्शन कैसे हुआ, सबसे पहले डेंड्राइड ने, जो मेन बात बच्चों आपको दिमाग में रखनी है वो है केमिकल और इलेक्ट्रिकल मैसेज, कि कहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल मैसेज है और कहाँ आपका केमिकल मैसेज है। तो याद रखना, जब नर्व सेल के बीच में आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, इसके अंदर एंटर कर गया ना, तो वो है इलेक्ट्रिकल मैसेज। लेकिन उससे पहले जो होगा वो केमिकल, और उसके बाद में भी जो होगा वो भी केमिकल होगा। ठीक है। तो डेंड्राइड में जो इंफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इम्पल्स। फिर डेंड्राइड ने ली मैसेज, कहाँ लेके गया, क्या बताया था आपको, सेल बॉडी में। नाउ द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो कहाँ पे अब तो न्यूरॉन में है ना। तो जैसे बीच में था, पहले बाहर था नर्व सेल से, तो था केमिकल। जैसे डेंड्राइड ने उसको ले लिया तो बन गया इलेक्ट्रिकल मैसेज। फिर सेल बॉडी ने, मैंने क्या बताया, कहाँ जाएगा मैसेज, एक्सॉन पे। और फिर एक्सॉन ने आगे देना है नर्व एंडिंग। तो एक्सॉन में भी है तो नर्व सेल, तो यहाँ पे भी कैसा मैसेज कन्वे हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और एंड में नर्व एंडिंग पे ये मैसेज कन्वे होगा। और फिर यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, यहाँ दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके भी क्या होगा, साइटोन, मतलब डेंड्राइड्स इसके पास में होंगे। तो नर्व एंडिंग फाइनली जब टिप पे पहुंचता है, यहाँ फिर से केमिकल मैसेज कन्वे करेगा, जिसको अगला वाला नेक्स्ट डेंड्राइड्स कन्वे करके ले लेंगे। तो जब वो लेंगे तो वो केमिकल मैसेज लेंगे, पर आगे जब लेके जाएंगे नर्व सेल से तो वो इलेक्ट्रिकल मैसेज लेके जाएंगे। ठीक है। सो फाइनली अभी हमने जो देखा उससे हमें क्या पता लगा कि नर्वस सिस्टम जो है ये किससे बना है, नर्व सेल से। जो कैसे सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड, मतलब वो इतने एक्टिवेटेड, उनको इसे ट्रेंड कर दिया है, वो स्पेशलाइज्ड हैं किस काम के लिए, कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, की जो भी मैसेज है उसको कंडक्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। और किस तरीके से, पहले इलेक्ट्रिकल मैसेज फिर केमिकल, या मैं कह दूं कि पहले जब वो रिसीव कर रहा है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, एंड देन व्हेन इट इज़ इन द नर्व सेल, जब वो नर्व सेल में है तो वो इलेक्ट्रिकल है, जब वो नर्व सेल से बाहर है तो वो केमिकल है। ये इम्पल्सेस एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक लेके जाता है मैसेज, कौन, नर्व सेल। ठीक है। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड टिप पे हैं नर्व सेल के, जो टिप पे रिसीव करने वाले। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ मेरी आँखों ने कुछ देखा, तो मेरी आँखों में वो नर्व सेल्स के रिसीवर्स हैं जिन्होंने वो चीज़ को रिसीव किया। मेरे कानों ने कुछ सुना, तो मेरे कानों में वो रिसीवर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स होंगे जिन्होंने कुछ सुना, तो दे आर द रिसेप्टर्स। समझ में आया। तो इसको हम रिसेप्टर सिस्टम को कैसे बोलेंगे, ये देखो, रिसेप्टर सिस्टम इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ, हमें कहाँ से मिलती हैं रिसीवर्स, सेंस ऑर्गन्स से। दे फॉर्म्ड ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स। तो जो हमें फोटो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आईज में। फोनो रिसेप्टर्स जो हैं वो कान में, ईयर में होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रिलेटेड टू द टंग, जो हमें टेस्ट के बारे में बताएगा। टैंगो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर, ये दोनों स्किन में होते हैं बच्चों। लेकिन देखो, जब आप टैंगो की बात कर रहे हो तो वो टच का रिसेप्टर है, कि आपको कोई चीज़ टच हुई, स्मूथ है, रफ है, आप टच करके बता देते हो ना। और कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, तो वो थर्मस से बन गया थर्मो रिसेप्टर। ठीक है। तो दीज वर अवर रिसीविंग सेल्स और रिसेप्टर्स।
ठीक है। नाउ जो नर्वस सिस्टम है, इट एनालाइज, ये जो आपने सेंस किया, जैसे क्या देखा, क्या सुना, तो उसको एनालाइज करता है द सेंसरी नर्व इम्पल्स। और फिर अब जैसे अगर आपके सामने कोई बड़ी सी चीज़ आ रही है, आप साइड हटोगे देख के, तो आपने उसके बाद जो रिसीव किया है ना इम्पल्स, जो भी देखा आपने, जो भी सोचा समझा, जो भी आपने रिसीव किया मैसेज जो आपको नर्व सेल ने दिया, अब वो मैसेज आपकी मोटर नर्व के पास जाएगा। मोटर होती है मसल, मोटर वर्ड इज रिलेटेड टू मसल्स। अब क्या होता है बच्चा, नर्व सेल काम नहीं करेगा, काम किसने करना है, मसल्स ने। तो एक्चुअल में जो मैसेज नर्व्स ने लिया है, ये आपके मसल्स के नर्व के पास जाएगा और फिर मसल्स को बोलेगा कि यहाँ से हट जाओ या यहाँ पे ये काम कर लो, ठीक है। तो अभी लेने वाला हुआ सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, और फिर जो काम करेगा मसल्स वाला वो आपका इफेक्टर सिस्टम है। मतलब क्या इफेक्ट डल रहा है उस नर्व के मैसेज की वजह से, है ना। सो इफेक्टर सिस्टम क्या हुआ, इफेक्टर सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है इफेक्टर ऑर्गन में, मसल एंड द ग्लैंड्स, जो कि आपके मैसेज, जो भी मैसेज मिला है उसके लिए आपका काम करेगा। समझ गए, मतलब नस जो है, नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेंगी, लेकिन काम कौन करेगा, मसल्स। तो वो नर्वस सिस्टम ने लिया और इफेक्टर ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका दोनों का तालमेल कैसे है। तालमेल को हमने पहले क्या बोल दिया था, कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ डायग्राम को ढंग से देखो जरा, ये आपका है 9th में आपने पढ़ा है, मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। तो ये एक आपकी है मसल फाइबर। एंड स्टूडेंट्स, जो नर्व सेल है ना, वो फाइनली एक मसल के साथ अटैच होगा, जिससे कि वो उसमें काम करने का इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे जब तक मैसेज आया ये था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और यहाँ नर्व एंडिंग में इधर जैसे इसने केमिकल रिलीज करना है, एंड में तो केमिकल रिलीज करेगा ना। जब ये केमिकल मसल के ऊपर जाता है तो यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा ये डब्बा बना दिया ना बॉक्स, इसको बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मीन्स नर्व सेल का, मस्कुलर मसल और नर्व के बीच का जंक्शन होता है ना, जहाँ ट्रेन की पटरी होती है, जहाँ ट्रेन में रुकते हैं, तो ये जंक्शन किसका है, किसके दो जगह ज्वाइंट हो रहा है, एक नर्व सेल और दूसरा मस्कुलर सेल्स, है ना। तो इसको क्या बोल दिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे नर्व सेल ने केमिकल रिलीज करना है और मसल ने उस मैसेज को लेना है। एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है। तो इसको हम ढंग से पढ़ते हैं जरा डिटेल में, क्या है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू मसल, कैसे कंडक्ट करेगा मसल्स को। तो सबसे पहले तो हुआ आपका केमिकल रिलीज होगा नर्व के एंड पे। सबसे पहली बात क्या हो गई, केमिकल आर रिलीज्ड, यहाँ पे आपके केमिकल रिलीज होंगे इस जगह पे, ठीक। नाउ दीज केमिकल क्रॉस द गैप, और दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है, चाहे वो मसल्स सेल और नर्व सेल के बीच में हो या दो नर्व सेल के बीच में हो, तो दो नर्व सेल के बीच में मतलब हुआ आपका नर्व एंडिंग और उसके बाद दूसरे का डेंड्राइड, है ना। तो वो उसको गैप को, उस खाली जगह, वो जो बीच की दो जगहों, दो सेल्स के बीच का जो जगह है उसको बोलते हैं साइनैप्स। वहाँ पे मैसेज देना है एक से दूसरी जगह पे, एंड स्टार्ट्स डिलीवरी ऑफ इम्पल्स टू द मसल। अब वहाँ से ही मैसेज, यहाँ से मैसेज आगे वाले के पास जाना है, तो ये जो जगह इन दोनों के बीच की जहाँ पे होगी उसको साइनैप्स कहते हैं। तो एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या हुई, द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, एक नर्व सेल की एंडिंग, नर्व एंडिंग, एंड डेंड्राइड ऑफ अदर न्यूरॉन। जैसे मैंने समझाया था ना कि एक नर्व सेल के बाद दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो जाएगा, तो एक का डेंड्रॉन जो कि मैसेज ले रहा है, लेगा, और पुराने वाले का क्या होगा, नर्व एंडिंग। यहाँ पे इस खाली जगह को, इस पोजीशन पे इसको हम बोलेंगे साइनैप्स। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, कि हमने क्या बोला,
यहाँ पे आपका मैसेज कैसा हो जाएगा बच्चों? ये आपका मैसेज होगा केमिकल मैसेज, इसमें कन्वर्ट होता है। पहले आपका इलेक्ट्रिकल मैसेज आ रहा था ना यहाँ तक, फिर इसने केमिकल को रिलीज कर दिया। अब यहाँ से आपका मैसेज कंडक्ट होगा अगले सेल के पास, तो साइनैप्स वो गैप हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद अगला तरीका आ गया रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स होता है जल्दी वाला। जल्दी वाला क्या होता है? जैसे कि आपने एकदम से कोई चीज़ देखी और एकदम से आपने रिएक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्विक होगा, हमेशा क्विक होता है, सडन एंड इमीडिएट। कि जैसे कोई चीज़ आपके आगे, कोई एकदम से पत्थर आ रहा है, आपने आंख बंद कर दी, कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, आप साइड हट गए। जब कोई भी चीज़ गरम गरम आपके हाथ के पास लगी, आपने हाथ हिला लिया। ये सारे क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शन हैं, क्योंकि ये क्या होंगे? जल्दी, सडन, इमीडिएट। एग्जाम्पल, नी जर्क, झटका, विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज, कि एकदम से आप जब किसी चीज़ को रिएक्ट करते हो, वो दिखता है आपको, in the external or internal environment to which organism react। तो यहाँ पे आपको बताया क्या क्या हो सकता है। जैसे हीट लगी, स्किन ने रिसीव किया, रिसेप्टर्स ने, स्किन ने स्पाइनल ऑर्गन को बताया, रीढ़ की हड्डी में पता है ना स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, और स्पाइनल कॉर्ड ने आपकी मसल्स को बोला हाथ हटाओ, और आपने हाथ हटा लिया, तो ये फटाफट हुआ। ये मैसेज दिमाग को नहीं गया, ये कहाँ से वापस हो गया? स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस हो गया। तो जल्दी जल्दी हुआ ना, उसने लंबा चक्कर नहीं काटा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये इस तरीके से देखो, डायग्रामेटिकली आपको याद करना पड़ेगा क्या हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपका रिसीवर ने, रिसेप्टर्स, स्किन के रिसेप्टर ने हाथ को टच करा जैसे किसी गर्म चीज़ से, यहाँ रिसेप्टर्स ने मैसेज लिया। अब इसके आगे सेंसरी नर्व ने ले लिया, सेंसरी नर्व ने बोला फटाफट गर्म चीज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये मैसेज कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड ने बोला बाजू हटाओ, नहीं तो जल जाएगी। तो वो जिसको मैसेज कन्वे हुआ वो है इफेक्टर मसल, क्योंकि बाजू तो मसल ने हिलाना है। इंफॉर्मेशन किसने लिया? रिसेप्टर्स ने। काम किसने किया? इफेक्टर ने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक आर्क सा बना ना, देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक ब्यूटीफुल आर्क बना। तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन के इस काम को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या मतलब है? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। इट इज अ पाथ फॉलोड बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर ऑर्गन टू द इफेक्टर ऑर्गन। तो हाथ की उंगलियां जहाँ गरम गरम मिला, गरम गरम लगा, वो रिसीविंग थी, रिसीवर्स थे, और वो बाजू की मसल जिसने बाजू हिलाई, दूर हाथ को कर दिया, वो क्या हुआ? इफेक्टर मसल। अब इसका फायदा क्या है? एवरीथिंग हैज अ पर्पस, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? इट एनेबल्स द बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस। कि जैसे कुछ खतरा पता लगता है, हमें कोई प्रॉब्लम पता लगती है, हम फटाफट उसके रिस्पॉन्स में काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, सो दैट द चांसेस ऑफ डैमेज टू द बॉडी इज रिड्यूस्ड। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि बेटा मैंने बताया ना आपको, देखो यहाँ पे आपके दिमाग को नहीं गया मैसेज, मैसेज कहाँ से कन्वे हो रहा है? हाथ से रिसीवर्स ने लिया, सेंसरी नर्व ने पकड़ा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से वापस चला गया। तो मतलब ब्रेन को तो काम दिया ही नहीं ना, तो फिर ये लोडिंग नहीं हुई ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, की ब्रेन बेचारी को तो बहुत सारे काम है, याद करना, काम करना, सोचना, समझना, डिसीजंस लेने, सो मेनी टास्क आर बीन डन बाय दिस ब्रेन। तो बेचारी बच जाती है ओवरलोडिंग से, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, क्योंकि उसको पता है ये जो खतरे वाले काम है उसमें रिएक्शन तो करना ही करना है ना। तो हमारा दिमाग ओवरलोडिंग से बचता है और हमारे शरीर का
नुकसान होने से पहले ही हम रिएक्ट कर जाते हैं। ये है फायदा आपका रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इम्पल्स का ट्रांसमिशन। अरे भाई, मैसेज तो गया, पर मैसेज ने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि नर्वस टिश्यू मतलब नर्व सेल जो है वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जाएगा, पर आगे का काम नस नहीं कर सकती है, नर्व्स नहीं कर सकती हैं। जैसे आपको पता है कि पेपर्स आ रहे हैं, लेकिन पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करना तो आप ही का काम है ना। तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि ये हुआ या ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में काम किसने करना है? एक्चुअल में जो काम करेगा वो है मसल्स। ये मसल्स ही हैं जो हमारे शरीर में मूवमेंट करवाती हैं। तो एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मसल्स, और मसल्स कैसे मूव करती हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स में दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और वो मसल्स के प्रोटीन के नाम हैं एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये दोनों प्रोटीन ऐसे हैं जो आपकी मसल्स को हिलाएंगे, और उसकी वजह से ही आपके शरीर में मूवमेंट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसके साथ हमारा एक पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फिनिश हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ब्रेन का डायग्राम आप बच्चों के बोलने की वजह से मैंने पहले ही वीडियो बना के शेयर कर दिया है। और आज हमने पढ़ा स्टिमुलस, नर्व सेल, न्यूरॉन का डायग्राम, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई कि गैप में केमिकल इम्पल्स होता है, जैसे ही नर्व सेल में वो एंटर किया वो इलेक्ट्रिकल मैसेज, और फिर से जब नर्व एंडिंग पे जाएगा तो फिर से वो केमिकल मैसेज ही कन्वे करेगा। एंड फिर हमने अलग अलग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इफेक्टर मसल्स के बारे में पढ़ा कि काम तो एक्चुअल में किसने करना है? मसल्स ने। फिर वहाँ मसल्स में भी साइनैप्स के बारे में पढ़ा कि जो गैप होता है दो सेल्स के बीच में उसको साइनैप्स कहते हैं, और यहाँ केमिकल मैसेज कन्वे होगा, याद रखना गैप पे हमेशा केमिकल मैसेज। फिर हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा जो हमारी बॉडी के कौन से वाले एक्शंस हैं? क्विक, इमीडिएट। फिर इसके काम को हमने डायग्रामेटिकली भी देखा, और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी पढ़ा कि कौन सा रास्ता अपनाया जाता है जब मैसेज एकदम से किया जाता है। फिर इसके फायदे क्या क्या हैं, और एक्चुअल में मैसेज कैसे कंडक्ट होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।